हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। कुछ सीरीज़ मेरे लिए तो ऐसी हो जाती हैं जो बिल्कुल ही एडिक्टिव हो जाती हैं। उसमें से मेड इन हेवन एक है, और मेड इन हेवन को आए हुए आज 3-4 साल हो गए। मैंने फर्स्ट सीज़न देखा नहीं था, अभी 10 दिन पहले ही देखा है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका रिव्यू भी डाल दूंगा। और वो मैंने इसीलिए देखा था क्योंकि सीज़न 2 के बारे में काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें हो रही थी, और ये भी कहा गया था कि इसमें एक ऐसा कैरेक्टर है अर्जुन माथुर का जो कि ऐसा एक रोल कर गया है और उसकी ऐसी छाप बन गई। मैं ज़्यादा आपको बताऊँगा नहीं सीक्रेट उसके बारे में, लेकिन उस रोल को परफॉर्म करने के बाद उनको और कोई रोल ही नहीं मिले। हालांकि अवार्ड बहुत सारे मिले, लोगों को लगा कि शायद वो इस इमेज के अंदर इतना ज़्यादा फंस गए, इतना ज़्यादा नेचुरल एक्टिंग कर दी कि अब और कुछ रोल ही नहीं मिल रहा है, और यहाँ पर वो सुपर डुपर हिट है। तो मुझे तो देखना तो बनता था कि इतनी तारीफ हो रही है। तो जोए अख्तर, रीमा काकती टाइप जैसे आर्टिस्ट हैं जो इसको शो को लिखा है, और बहुत ही मेच्योर तरीके की राइटिंग है। आगे हम बात करेंगे क्या है इसके अंदर। 7 एपिसोड आए हैं, लगभग घंटे भर के हैं, कुछ थोड़े बहुत 5-10 मिनट ऊपर नीचे होंगे, लेकिन ज़बरदस्त तरीके का शो है। जिस तरीके से सीज़न 1 चला था, जिसके अंदर भरपूर डेप्थ इन कैरेक्टर आपको दिखी थी, लैविश सेट्स दिखे थे, वेडिंग्स हो रही थी, और वेडिंग्स को यूज़ किया गया था समाज की कुछ बुराइयों को दिखाने के लिए, और ऐसे तबके के बारे में बात हो रही थी, ऐसे सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी दे वर टॉकिंग टू, आर स्लाइटली रिच, एंड दीज रिच काइंड ऑफ पीपल एंड देयर प्रॉब्लम्स एक्चुअली एग्जिस्ट। सो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इफ़ यू आर नॉट शोइंग लेट्स से द रियल गाँव एंड फार्मर्स, सो ओनली देन यू कैन टॉक इन रियल सेंस। जो इस तरीके के लोग होते हैं, जो अपर मिडिल क्लास होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, रिच क्लास होती है, उनका जो सोचने का ढंग होता है वो भी थोड़ा सा अलग होता है। तो वो जो अलग होता है और उनकी प्रॉब्लम्स उस वजह से समाज में जैसा वो सोचते हैं, समझते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, उसकी वजह से क्या इश्यूज हो जाते हैं वो भी उतने ही रियल होते हैं जितनी गाँव की प्रॉब्लम होती है। अब एक रिच क्लास के बंदे को ये प्रॉब्लम हो जाती है कि मुझे रोज़ के हिसाब से पहनना क्या, और ये रिपीटेड नहीं होना चाहिए, या मेरी वेडिंग के अंदर शोशेबाजी नहीं, बट वो क्लास अपार्ट होनी चाहिए क्योंकि वहाँ पर मेरे शायद क्लाइंट्स भी आके देखेंगे। सो दे नीड टू सी how well I can carry myself and how lavishly I can arrange my marriage, etc etc। तो ये सारी चीज़ें उस तबके को देख के दिखाई गई हैं। तो आपको अभी भी बहुत सारे वेडिंग्स दिखेंगी, उसके अंदर हिडन मीनिंग्स दिखेंगे, LGBTQ फैक्टर्स दिखेंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स दिखेंगे, डाइवोर्सेस दिखेंगे, और सारे जितने कैरेक्टर्स होंगे अभी भी आपको ग्रे शेड्स के दिखेंगे, जो इसका प्लस पॉइंट था लास्ट टाइम में। आप चाहे तारा का कैरेक्टर उठा लीजिए, करण का कैरेक्टर उठा लीजिए, दोनों ही इस तरीके के कैरेक्टर्स थे, या आदिल का ले लीजिए, जो भी आप कैरेक्टर उठाएंगे, काल्किन कोचन का उठा लीजिए, ये सारे के सारे ग्रे कैरेक्टर्स हैं। ना ये इंटायरली वाइट हैं, ना ये इंटायरली ब्लैक हैं। इनको ना तो हीरो बना सकते हैं ना विलन बना सकते हैं, लेकिन इन बिटवीन है, कभी बहुत अच्छे हैं कभी बहुत बुरे हैं, और यही रियल तरीके के इंसान होते हैं जैसे बिहेव करते हैं, जो इसका विनिंग एस्पेक्ट था। अभी दोनों हैं तो वेडिंग प्लानर, और इस तरीके के वेडिंग प्लानर है जो थोड़ी महंगी शादियां कराते हैं। और तारा का मुद्दा ये है कि वो एक गरीबी सी ज़िंदगी से आई है, अब रिच आदमी से शादी इसलिए करिए ताकि पॉवर्टी से दूर रहे, वो मुद्दा आगे चलता है। लेकिन प्यार भी है, और आदिल के साथ टू भी हो गया। तो जो सीज़न 1 एंड हुआ था वो तारा और आदिल के डिशुम पे हुआ था, और जो करण है वो अपनी आइडेंटिटी को लेकर अब आउट हो चुका है, ही इज़ अ गे। अब वो कैसे जिएगा इसके साथ। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि इनका जो बनाया हुआ वेडिंग प्लानर जो कंपनी है मेड इन हेवन, अब वो भी क्राइसिस के अंदर है, थोड़े पैसे वैसे कम है इनके पास, और कंपटीशन भी खड़ा हो गया। और जो लास्ट सीन था सीजन 1 का वो काफ़ी डिस्टर्बिंग था, सब तोड़ फोड़ दिया था। एक दल वॉज कम्प्लीटली अगेंस्ट गेज एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो आपको एकदम रियल लगेंगी, काफ़ी रिलेटेबल लगेंगी, और जो एम्प्लॉयज़ भी हैं और जो सब प्लॉट्स हैं बेसिकली वो भी साथ साथ में चलते जाएंगे। कबीर और जसप्रीत की कहानी काफ़ी अच्छा एक मेच्योर ढंग से आगे बढ़ती है। यहाँ पर स्टोरी अभी भी किसी की भी कंक्लूड नहीं हुई है, तो ऐसा लगता है कि सीजन 3 भी आने की पूरी पॉसिबिलिटी बन सकती है। इस बारी सोसाइटल इश्यूज पे और भी गौर किया गया, और हर एपिसोड में नए नए कैमियोज आते रहते हैं, और वहाँ पर आप शादी के अंदर स्किन कलर से लेके, डोमेस्टिक वायलेंस से लेके, एक बॉलीवुड ग्लैमरस वेडिंग से लेके, सेकेंड मैरिजेस लेके, एज गैप इन मैरिजेस, आई थिंक लेस्बियन कपल से रिलेटेड भी एक है। तो ये सारी चीज़ें आप मैरिजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि शादी अरेंज करते करते ये सारी चीज़ें भी रिजॉल्व होती हुई देखोगे। सारे एपिसोड्स में एक प्लस पॉइंट यही है कि पिछली बार भी था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक रेजोल्यूशन मिलता है, या फिर एक सोचने के लिए क्वेश्चन मार्क मिलता है। तो वो काफ़ी मैच्योर तरीके की यहाँ पर राइटिंग है। बाकी अगर हम डायरेक्शन की बात करें, टॉप नॉच है। अगर प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो पिछली बार से ज़्यादा लैविश हो गया, लेकिन टोनैलिटी जो पिछली बार की थी, कैरेक्टर्स ने जो अपने कैरेक्टर के अंदर घुसना था आर्टिस्ट ने, चाहे वो शोभिता धूलीपाला हो, अर्जुन माथुर हो, काल्की कोचिन हो, जिम सराफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, फिर मोना
सिंह भी यहाँ पर आ गई, सब ने अपना काम जो है बहुत ही अच्छे तरीके से किया और विदाउट एनी ब्रेक लगा, ऐसा लगा कि बस कंटिन्यूएशन के अंदर ही आ गया। तो मुझे तो ये काफ़ी अच्छी लगी, मेच्योर लगी। एंड अगेन आई एम सेइंग पीपल हु थिंक दैट द रियल इंडिया इज ओनली फार्मर्स और पॉवर्टी, इट इज़ नॉट। यू हैव गॉट वेरियस स्ट्राटा ऑफ पीपल लिविंग इन इंडिया। सेक ए, सेक बी, सेक सी इसीलिए ही बनाए, टियर 1, टियर 2, टियर 3 इसीलिए ही बनाए। और ये सब लोग अलग अलग वक़्त रखते हैं, पैसे रखते हैं, और समझ लीजिए इनकी जो कैपेसिटी होती है स्पेंडिंग की, सबकी अलग अलग होती है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत लाविश लाइफ जी सकते हैं। ये उन लोगों के माइंडसेट और उनकी प्रॉब्लम्स को एक नज़रिया देती हुई सीरीज़ है। इसी वजह से अगर छोटा सा अगर नेगेटिव पॉइंट बोले तो यही होगा कि हर एक से ये रिलेट नहीं करेगी, क्योंकि आजकल बहुत ग्राउंडेड रूटेड जिसे कहा जाता है उस तरीके की सीरीज़ को ज़्यादा या मूवीज़ को ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो उनके लिए शायद ऐसा वर्ल्ड उनको देखने को मिल जाए, यार ये तो होता ही नहीं है। बट आई थिंक दे हैव लिमिटेड एक्सपोजर, दैट्स अ रीज़न दे से दैट, बिकॉज सच पीपल डू एग्जिस्ट इन इंडिया। इंडिया इज़ गेटिंग रिचर, इंडिया इज़ गेटिंग टू नो द वेस्ट वर्ल्ड, और वेस्ट से हम सीख भी रहे हैं, अच्छी चीज़ें भी इम्बाइब कर रहे हैं। इसमें कोई भी वोक नहीं है। वोक का मतलब होता है वेकिंग अप टू सर्टन थिंग्स, और सर्टन थिंग्स का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि जो पास्ट में हुआ वो अच्छा ही था। तो उसको अगर चैलेंज कर देते हो तो अच्छी बात होती है। दैट्स हाउ द सोसाइटी प्रोग्रेस, जो इस सीरीज़ के अंदर भी बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया गया। तो मैं इसको थम्स अप दूंगा और साथ में 9 आउट ऑफ 10 स्कोर करूँगा। बाय बाय।